तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जॉब वर्किंग। ओके, सेक्शन नंबर 19 था। ओके, सेक्शन नंबर 19 आईटीसी के चैप्टर में हम लोगों ने इसको पेंडिंग रखा था। ओके, जॉब वर्किंग को सेक्शन नंबर 19 रेड विथ सेक्शन नंबर 143। ओके, सेक्शन नंबर 143 का पार्ट है, इसीलिए उसको बाकी रखा हुआ था। अभी जॉब वर्किंग का बेसिक मीनिंग अपने को मालूम है। ओके, हम लोग अपना गुड्स किसी और को भेज रहे, सेल नहीं कर रहे, भेज रहे। क्यों भेज रहे? उसके ऊपर काम करके वो गुड्स को हम लोग को वापस दे देगा। समझ में आया पॉइंट? तो उसको बोलते हैं जॉब वर्किंग पे भेजना। ओके, हो सकता है कि हम लोग गुड्स को जॉब वर्किंग पे भेज रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम लोग कैपिटल गुड्स को भेज रहे हैं। ओके, कैपिटल गुड्स को भी जॉब वर्किंग पे भेज सकते हैं। जैसे मशीन है, वो मशीन पे एक पार्ट को फिट करने का है। इट इज नॉट रिपेयरिंग। ओके, रिपेयरिंग नहीं है। रिपेयरिंग एंड जॉब वर्किंग में डिफरेंस है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, रिपेयरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब वर्किंग। अभी कैपिटल गुड्स के ऊपर भी काम करने के लिए हम लोग भेज सकते हैं। तो या तो गुड्स जा सकता है, या तो कैपिटल गुड्स जा सकता है, उसके ऊपर काम होके वो वापस आएगा। तो अभी जॉब वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि जब हम लोग जॉब वर्कर को भेज रहे हैं, तब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो इस चैप्टर में सीखेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है प्रिंसिपल को जब वो जॉब वर्कर को भेज रहा है। कुछ रिटर्न वगैरह भी फाइल करना पड़ता है, रिटर्न नहीं, बेसिकली एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म सीखेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। जॉब वर्क मीन्स any treatment or process undertaken by a person on the goods belonging to another registered person। मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर काम कर रहा है वो, अनरजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर नहीं। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर काम कर रहा है तो वो जॉब वर्कर नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर वो काम करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जॉब वर्क। जॉब वर्क को क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं कि सर्विस बोलते हैं? सर्विस। ओके, सिंपल, वो काम करके दे रहा है गुड्स पे, बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। एनालिसिस ऑफ जॉब वर्कर प्रोविजंस। सबसे पहला डेफिनेशन, जॉब वर्किंग क्रिएट्स फंक्शनलिटी ऑफ एन आर्टिकल बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस improves or restores। okay, repair and maintenance restores or improves the functionality already created। देखो, अभी अगर बाइक का टायर खराब हुआ, पंचर हुआ, तो हम लोग पंचर बनवाने के लिए रिपेयरिंग वाले के पास लेके गए। तो यहां पर वो क्या करके दे रहा है अपने को? सर्विस दे रहा है, रिपेयरिंग, लेकिन वो जॉब वर्किंग नहीं कर रहा है। देखो, वो भी गुड्स के ऊपर काम कर रहा है। ओके, रेमंड ने शर्ट भेजा जॉब वर्कर को शर्ट पीस में कन्वर्ट करने को, वो भी जॉब वर्किंग, मतलब वो भी गुड्स के ऊपर काम कर रहा है। पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? एक में क्या हो रहा है? देखो, एक जो अपना बाइक का है, हाँ, एक बाइक का जो एग्जांपल है फर्स्ट वाला, उसमें क्या हो रहा है? अपना बाइक नॉर्मल जो सिचुएशन था, एकदम अच्छा टायर, अच्छा बाइक, उससे डिग्रेड हो गया, उसको ऊपर उठा के ला रहा है, मतलब कि उसको नॉर्मल कर रहा है। नॉर्मल मतलब कुछ नया ऐड नहीं कर रहा है, जो खराब हुआ था उसको रिपेयर कर रहा है, मतलब कि रिस्टोर्स द फंक्शनलिटी। बिना टायर के बाइक चल नहीं पाएगा, तो रिस्टोर किया टायर को। लेकिन अगर समझो आप लोगों ने बाइक को एक्स्ट्रा सीट ऐड करने के लिए भेजा, तो वो जॉब वर्किंग हो सकता है। आया पॉइंट समझ में? क्या बोला? मतलब वो फंक्शनलिटी को बनाया, उसने फंक्शनलिटी को नया बनाया। ओके, न्यू फंक्शनलिटी एडेड इज कॉल्ड एज जॉब वर्किंग, बट रिस्टोरिंग द ओरिजिनल फंक्शनलिटी इज कॉल्ड एज रिपेयर मेंटेनेंस। समझा? जॉब वर्किंग में भी गुड्स के ऊपर काम होता है, एंड रिपेयर में भी गुड्स के ऊपर काम होता है, लेकिन फर्क समझ में आ रहा है? जॉब वर्किंग में क्या होता है? कुछ नया ऐड होता है, मॉडिफाई होता है, नया होता है, नया। लेकिन रिपेयर में जूने को रिस्टोर करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? आगे कौन सा? कंस्ट्रक्शन किसके ऊपर होता है? इमूवेबल चीज के ऊपर।
ओके, कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन वी ऑलवेज अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 119, उसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, जॉब वर्किंग किस पे हो रहा है? गुड्स के ऊपर, एंड गुड्स का डेफिनेशन में लिखा है मूवेबल। समझा पाए? तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट जॉब वर्किंग। क्लियर? As per literal definition, we understand that goods shall belong to registered principal. However, job worker can add his own goods as well in providing this service. मतलब क्या? अगर रेमंड ने शर्ट पीस भेजा है, उसको शर्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका है? जॉब वर्कर का। अभी वो खाली शर्ट में कन्वर्ट करके नहीं देगा, बटन भी लगा के दे सकता है। आ रहा है समझ में? मतलब जॉब वर्कर खुद का गुड्स भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है खाली कि जॉब वर्कर को खाली उसी गुड्स पे काम करना, ऐसा नहीं। जॉब वर्कर अगर चाहे तो क्या कर सकता है? खुद भी गुड्स को ऐड कर सकता है। ही कैन ऐड हिज ओन गुड्स। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? पर फिर भी इस पूरे को क्या माना जाएगा? सर्विस। सर्विस, यस, जॉब वर्किंग माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर इज नॉट अ सप्लाई। देखो, जॉब वर्कर को अगर हम गुड्स भेज रहे हैं, हमने क्या प्रोविजन सीखा हुआ है? ई वे बिल मैंडेटरी। याद करो, मैंडेटरी ई वे बिल था दो केसेस में, एक जॉब वर्कर को भेजा तब एंड एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स भेजा तब। बराबर है? तो यहां पर बोला हुआ है कि गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर इज नॉट अ सप्लाई। हम लोग सेल थोड़ी कर रहे गुड्स को, हम तो क्या कर रहे? गुड्स को भेज रहे, मूवमेंट कर रहे। समझ में आया? तो वो मूवमेंट कौन से डॉक्यूमेंट के अंडर होना चाहिए? डिलीवरी चलान के अंडर होना चाहिए। समझ में आया क्या? सो डिलीवरी चलान के अंदर हम लोग क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। क्लियर? अलॉन्ग विथ ई वे बिल, दैट इज मैंडेटरी ई वे बिल। नाउ लिसन, सिंपल हम लोग पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। ओके, बाद में खाली रीडिंग करना बचेगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस यहां पर बता रहा हूं, फिर खाली रीडिंग बचेगा। समझो एक प्रिंसिपल है रेमंड। ओके, रेमंड ने गुड्स भेजा जॉब वर्कर को। बराबर? ये भेजा है, भेजा, बेचा नहीं। क्या किया? भेजा, सेंड किया, सेंड। अभी ये सेंडिंग ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा टाइप का सेंडिंग बता रहा हूं। ओके, रेमंड ने से XYZ से शर्ट पीस खरीदा। ओके, खरीदा, तो मैं यहां पर एरो बना रहा हूं, परचेज्ड। बट रेमंड ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था XYZ को? आप डायरेक्टली कहां पे डिलीवरी दे देना? जॉब वर्कर को। दोनों मूवमेंट समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? पहले वाले में जॉब वर्कर अपने जगह से भेजता है, सेकंड वाले में जॉब वर्कर उसके सप्लायर को बोलता है कि आप किसके पास डिलीवरी दे देना? जॉब वर्कर को। यहां तक समझा? अब सेकंड वाले केस में गुड्स का डिलीवरी कहां पे हुआ? जॉब वर्कर। तो क्या रेमंड को ये परचेस का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आईटीसी मिलेगा, क्योंकि बिल टू शिप टू मॉडल वाज द एक्सेप्शन टू रिसीट ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स नहीं मिला रेमंड को, पर फिर भी आईटीसी मिलेगा। समझा पॉइंट? क्लियर है क्या? अभी सुनो, गवर्नमेंट बोलता है कि जॉब वर्कर को आपने गुड्स भेजा, ठीक है। अभी जॉब वर्कर से आपको वापस भी तो लेके आने का। जॉब वर्कर से वापस भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया हो गया, नहीं। जॉब वर्कर से क्या होना चाहिए? गुड्स रिटर्न भी आना चाहिए। रिटर्न आने का टाइम लिमिट इज 1 ईयर्स। ओके, फर्स्ट एक ही साल है, 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेंडिंग। डेट ऑफ सेंडिंग, समझ में आया पॉइंट? 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेंडिंग।
ओके, बट दिस इज एप्लीकेबल इन फर्स्ट केस, बट सेकेंड केस में गवर्नमेंट कुछ अलग बोल रहा है। अभी इधर गवर्नमेंट क्या बोलता है देखो, गवर्नमेंट बोलता है डेट ऑफ सेंडिंग नहीं, सेंड क्योंकि आपने किया ही नहीं, फ्रॉम रिसीट। सबको समझ में आ गया? इधर रिसीट से 1 साल के अंदर जॉब वर्कर ने गुड्स किसको वापस भेजना है, जॉब वर्कर ने वापस किसको भेजना है, प्रिंसिपल को भेजना। समझ में आया? अगर नहीं भेजा तो प्रिंसिपल ने जब भेजा था उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। ओके, इफ नॉट रिटर्न, इफ नॉट रिटर्न, ओके, विद इन टाइम लिमिट, देन इट वुड बी ट्रेड एज सप्लाई। कौन से दिन ये सप्लाई माना जाएगा? जिस दिन भेजा था, तो तब से लेके अब तक का इंटरेस्ट आएगा। ओके, 1 साल से ज्यादा हुआ तभी तो हम लोग इसको सप्लाई मान रहे हैं, तो मिनिमम 1 साल का तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। सबको समझ में आएगा? दोनों केस में आएगा। ओके, दोनों केस में इंटर अपना सप्लाई माना जाएगा इफ नॉट रिटर्न विद इन टाइम लिमिट। आया समझ में? क्लियर हो गया? पक्का? अभी ये इनपुट्स के लिए 1 ईयर है, पर कैपिटल गुड्स के ऊपर तो काम करने को बहुत टाइम लगेगा, तो गवर्नमेंट ने यहां पर 3 ईयर्स बोला। 3 ईयर्स फॉर, बोलो, 3 ईयर्स फॉर कैपिटल गुड्स। ओके, नॉर्मल इनपुट्स के लिए 1 साल में आना चाहिए वापस, एंड कैपिटल गुड्स कितने टाइम में वापस आना चाहिए? 3 साल में। आया पॉइंट समझ में? सिंपल, क्लियर है? सर्विस कैसे बेच सकते हैं? जॉब वर्कर को तो गुड्स ही बेच सकते हैं ना, तो यहाँ पर इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स की बात करें। ओके, अभी सुन, अभी जॉब वर्कर ने जो बनाया, ओके, शर्ट से, शर्ट पीस से शर्ट बनाया, अभी इसमें वेस्ट निकला रहेगा कुछ, स्क्रैप। अभी जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है, वो स्क्रैप को बेच रहा है, तो जीएसटी किसको भरना पड़ेगा? जॉब वर्कर को। स्क्रैप निकला, स्क्रैप। जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है वही भरेगा। अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड, तो स्क्रैप पे जीएसटी भरने का लायबिलिटी किसका है? प्रिंसिपल का। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? जो अपना जो प्रिंसिपल है वो कौन से डॉक्यूमेंट के अंडर भेजेगा? बोलो, डिलीवरी चालान। ओके, ये डिलीवरी चालान के अंदर जाएगा, एंड वही डिलीवरी चालान में वापस भी आएगा। ओके, जाएगा भी डिलीवरी चालान में और आएगा भी डिलीवरी चालान में, लेकिन ये वाला जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट, ओके, ये मोमेंट में क्या होएगा? ये मोमेंट में इधर टैक्स इनवॉइस था, क्योंकि रेमंड ने परचेस किया ना, तो टैक्स इनवॉइस के अंडर आ रहा है। टैक्स इनवॉइस पे 2 कॉलम है, बिल टू, शिप टू। XYZ ने बिल टू में किसका नाम लिखा रहेगा? रेमंड का। शिप टू में जॉब वर्कर का। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर तो टैक्स इनवॉइस के अंदर ही जाएगा, पर जॉब वर्कर को टैक्स इनवॉइस देंगे नहीं, नहीं तो उसको मालूम पड़ेगा कितने गुड्स आए। ओके, एक एग्जैक्ट अमाउंट मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट क्यों देने का? पॉइंट समझ में आया? तो अभी रीड करते हैं। और ये जो टाइम लिमिट है ना, जो 1 साल 3 साल है, वो मोल्ड्स एंड डाइस पे नहीं लगेगा। ओके, मोल्ड्स, डाइस, टूल्स, इन सब पे नहीं लगेगा, वो कभी भी वापस आ सकते हैं, एनी टाइम। लेकिन किसके ऊपर लगेगा? नॉर्मल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पहला लिखा हुआ है इनपुट्स। ओके, इनपुट्स अगर प्रिंसिपल ने भेजा तो कितने टाइम में वापस आना चाहिए? विद इन 1 ईयर फ्रॉम सेंट आउट। सेंडिंग से 1 ईयर, 1 ईयर का एक्सटेंशन पॉसिबल। और अगर प्रिंसिपल ने नहीं भेजा, प्रिंसिपल के सप्लायर से आया, तो 1 ईयर फ्रॉम रिसिप्ट। ओके, एंड कैपिटल गुड्स रहेगा तो 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। प्रिंसिपल ने भेजा रहेगा तो सेंट आउट से 3 ईयर्स, एंड डायरेक्टली गया रहेगा तो रिसीव से 3 ईयर्स, एंड यहाँ पर 2-2 साल का एक्सटेंशन पॉसिबल। ओके, एक्सटेंशन नॉर्मल में 1-1 ईयर, एंड कैपिटल गुड्स में 2-2 ईयर्स। क्लियर है सबको? नहीं था? हाँ हाँ, एक्सटेंशन अभी आया, अभी मतलब आके भी इसको टाइम हो गया, तो 2 साल तो हो गए आराम से। ये एक्सटेंशन आया है, 2 साल हो गया। 2020 में आया ये अमेंडमेंट। 2000,
हाँ। 2020 का अमेंडमेंट, यस, लिख लो। हो हो सकता है। चलो, आगे। डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। मतलब क्या हम लोग जॉब वर्कर के जगह से डायरेक्टली सेल कर सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पर गुड्स है बराबर, हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स को रिटर्न मत दो, सीधा उधर से ही रिसिपिएंट को भेज दो। कर सकते हैं क्या ऐसा? हमने सीखा था, ओके, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में सीखा था, कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? हाँ वो बराबर है, पर कंडीशन कुछ और है। देखो क्या हम लोग सीख रहे पहले वो बता दो। हाँ, ओके, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा बरोबर। भाई प्रिंसिपल जॉब वर्कर को क्या बोलता है कि मेरे को रिटर्न मत दो, एक काम करो, ओके, मेरे रिसिपिएंट को डायरेक्टली भेज दो। हाँ, तो सबसे पहला चीज, सबसे पहला कंडीशन, जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो ये ट्रांजेक्शन आराम से कर सकते हैं। ओके, अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा पहले। ओके, जो पी है ना, पी, वो क्या करेगा, जॉब वर्कर के जगह को अपने एडिशनल रजिस्ट्रेशन जो रहता है अमेंडमेंट, उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करेगा कि ये मेरा ही जगह है। समझ में? प्रोवाइडेड जॉब वर्कर इज इन सेम स्टेट। जॉब वर्कर ही दूसरे स्टेट में तो थोड़ी ऐड कर सकते, तो फिर उसको अलग से जीएसटी देना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। सबको समझ में? तो ये टर्नओवर किसका माना जाएगा, ये वाला प्रिंसिपल का टर्नओवर। अगर जॉब वर्कर एक्सपोर्ट करता है तो एलयूटी कौन बनाएगा, प्रिंसिपल। एक्सपोर्ट किसका माना जाएगा, प्रिंसिपल। समझ में आया? ओके। उसके बाद ईवे बिल प्रोविजंस, बोलो ईवे बिल क्या रहता है इसमें, मैंडेटरी रहता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप, ये भी हो गया। वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग जॉब वर्क प्रोसेस मे बी सप्लाइड बाय जॉब वर्कर डायरेक्टली, ओके, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स इफ सच जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड, और बाय प्रिंसिपल इफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड। क्लियर है क्या? जॉब वर्कर रजिस्टर्ड रहेगा तो स्क्रैप के ऊपर जीएसटी कौन भरेगा, जॉब वर्कर। अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो कौन भरेगा, प्रिंसिपल। समझा? उसके बाद एक फॉर्म रहता है ITC-04। कौन सा फॉर्म है, ITC-04। ये फॉर्म भरना पड़ेगा प्रिंसिपल को, ओके। डिपेंड करता है इसका फ्रीक्वेंसी। अगर प्रिंसिपल का टर्नओवर, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल का टर्नओवर पिछले साल, प्रिंसिपल का टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से ज्यादा का था, तो करंट ईयर में जितना भी जॉब वर्कर को भेजा है वो हर 6 महीने में ITC-04 भरेगा बाय 25th ऑफ एंडिंग ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंडिंग के बाद, ओके। 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, कौन से नेक्स्ट मंथ, 6 महीना एंड हुआ उसके नेक्स्ट मंथ। समझा? एंड ये जो 6 महीना है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज है, नॉट जैन टू जून, ऐसा नहीं, अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, ओके। ये 6 6 महीना फाइनेंशियल ईयर का, 6 6 महीना, नॉट कैलेंडर ईयर का 6 6 महीना, ओके। मतलब कि प्रिंसिपल का टर्नओवर अगर पिछले साल 5 करोड़ से ज्यादा था तो अप्रैल से लेके सितंबर तक जितना भी उसने जॉब वर्कर को भेजा, जॉब वर्कर से वापस आया, वो उसको ITC-04 में दिखाना पड़ेगा। कब तक फाइल करना पड़ेगा ITC-04, 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब आफ्टर एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो क्या डेट आएगा, 25th अक्टूबर। एंड सेकेंड हाफ, दैट इज अक्टूबर से मार्च में जो भेजा और आया उसका 25th अप्रैल। समझ में? एंड अगर 5 करोड़ से टर्नओवर कम रहेगा या इक्वल टू 5 करोड़ रहेगा तो एनुअली, सिर्फ एक ही बार। देखो जिसका टर्नओवर कम है, जिसका टर्नओवर कम है उसको बोला एक बार ही बताओ, एंड जिसका टर्नओवर ज्यादा है उसको बोला 2 बार बताओ। क्लियर है क्या? समझा? IT-04 में क्या डिटेल रहता है, कितना गुड्स भेजा, कौन सा गुड्स भेजा, कितना क्वांटिटी भेजा, कौन से डॉक्यूमेंट के अंडर भेजा, क्या डॉक्यूमेंट नंबर था, क्या वैल्यू था, भेजने का डेट क्या था, मिलने का डेट क्या था, एंड रिटर्न आएगा तो सेम, रिटर्न का डेट क्या।
क्लियर है क्या? ये क्यों भरते? ताकि मालूम पड़े कि 6 महीने में आया कि नहीं वापस। ओके सॉरी, 1 साल के अंदर वापस आया कि नहीं। ओके, 6 6 महीने में क्यों भरते हैं? क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कि 1 साल के अंदर आया कि नहीं। क्योंकि मिनिमम तो 1 ईयर है ना नॉर्मल इनपुट्स के लिए। तो फिर यहाँ पर रिटर्न आना चाहिए, नहीं आया तो क्या माना जाएगा? सप्लाई। क्लियर है? तो अपना फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, सेकंड पार्ट भी हो चुका है, ये पूरा हो गया अपना। लेकिन इसमें खाली एक पॉइंट बचा है। चलो ये तुम लोग खुद से ही बता दोगे, ठीक है? नीचे तक जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खाली मुझे मैं जैसा पूछ रहा हूँ वैसे बताने का। ओके, अगर सप्लायर प्रिंसिपल को बेच रहा है गुड्स, ध्यान से सुनना, एरोस को ध्यान से देखना। सप्लायर अगर प्रिंसिपल को बेच रहा है, मतलब XYZ रेमंड को बेच रहा है, क्या डॉक्यूमेंट के अंदर भेजेगा? टैक्स इनवॉइस, बरोबर। प्रिंसिपल जॉब वर्कर कौन से डॉक्यूमेंट भेजेगा? डिलीवरी चलान। जॉब वर्कर रिटर्न कौन से डॉक्यूमेंट में देगा? डिलीवरी चलान, सेम डिलीवरी चलान। इसके पास गुड्स आ गया, अभी ये रिसिपेंट को भेज रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर? टैक्स इनवॉइस। समझा? क्लियर, एकदम सिंपल। आगे सेकंड केस। सप्लायर, देखो 1A लिखा है, सप्लायर ने, एरो देखो, सप्लायर ने किसको भेज दिया? जॉब वर्कर को। मतलब ये बिल टू शिप टू टाइप हो गया। तो बिल टू प्रिंसिपल, शिप टू जॉब वर्कर। ओके, ये टाइप का इनवॉइस सप्लायर बनाएगा, बरोबर? समझा? बाद में जॉब वर्कर क्या करता है? जॉब वर्कर क्या कर रहा है? किसको भेज रहा है? प्रिंसिपल को रिटर्न कर रहा है, तो कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर? डिलीवरी चलान। फिर प्रिंसिपल क्या कर रहा है? रिसिपेंट को भेज रहा है, तो टैक्स इनवॉइस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट केस। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइस। प्रिंसिपल ने भेजा, क्या डॉक्यूमेंट के अंदर? डिलीवरी चलान के अंदर भेजेगा ना। जॉब वर्कर सेल करेगा रिसिपेंट को। ओके, तो टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा? कम ऑन, वेरी गुड। ओके, यहां पर प्रिंसिपल विल मेक टैक्स इनवॉइस। समझा क्या? विल इशू टैक्स इनवॉइस। क्लियर है क्या? अगर ये एक्सपोर्ट कर रहा है जॉब वर्कर, तो LUT कौन बना के देगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल विल मेक LUT इफ एक्सपोर्ट। ओके, LUT वो ही बनाएगा एक्सपोर्ट के टाइम पे। सिंपल, आ रहा है कुछ समझ में? क्लियर है? अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, तो क्या होएगा? प्रिंसिपल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करके फिर ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। क्लियर है क्या? हो गया। नेक्स्ट, लास्ट केस, खाली ये वाला थोड़ा सा बाकी है। देखो इसमें क्या बोला है, ये भी हम लोगों ने शायद डिस्कस किया, ऐसा मेरे को याद आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं। शायद डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा। देखो, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को 100 यूनिट्स भेजा। अच्छा, ये बैच में नहीं बताया, सॉरी, दूसरे बैच में। देख, तुम लोगों को याद आया तो देख लेंगे। 100 यूनिट्स भेजा, बरोबर। जॉब वर्कर क्या करता है? ये 100 यूनिट्स पे काम करता है, और फर्दर काम करने के लिए जॉब वर्कर 2 को ये 100 यूनिट्स भेज रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, रेमंड ने शर्ट पीस भेजा, हाँ, सब जॉब वर्किंग ऐसा। ओके, रेमंड ने शर्ट पीस भेजा, जॉब वर्कर 1 ने उसको कटिंग वगैरह कर लिया। अभी वो कटिंग जो है, ओके, वो 100 शर्ट किसी और जॉब वर्कर को दे रहा है बटन लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट कहता है कि सेम डिलीवरी चलान के अंदर जो इधर से आया है, उसी डिलीवरी चलान के अंदर ये मूवमेंट होना चाहिए। समझा? सेम डिलीवरी चलान क्यों सेम रखा? क्योंकि क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है। समझा पॉइंट सबको? लेकिन अगर रेमंड ने भेजा जॉब वर्कर 1 को 100 शर्ट्स, जॉब वर्कर 1 बोलता है मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं कर पाएगा 100 शर्ट। तो इसने क्या किया? 50 क्वांटिटी जॉब वर्कर 2 को भेजा। तो अभी क्या करना पड़ेगा? नया फ्रेश डिलीवरी चलान बनाना पड़ेगा जॉब वर्कर को। अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो ट्रांसपोर्टर बनाएगा। ट्रांसपोर्टर अगर नहीं बना सकता है तो प्रिंसिपल को बोलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब क्वांटिटी जैसे चेंज हो जाएगा ना, वैसे क्या लगेगा? दूसरा डिलीवरी चलान, फ्रेश डिलीवरी चलान लगेगा। समझ में आया सबको?
अभी ये जब 100 यूनिट्स वापस आएगा तो वही डिलीवरी चालान के अंदर आएगा, एंड वापस इधर भेजेगा तब भी सेम डिलीवरी चालान, खाली स्टैंप लगते जाएगा बार बार। ओके, पहले प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा, स्टैंप मारा प्रिंसिपल का, जॉब वर्कर ने जॉब वर्कर 2 को भेजा, जॉब वर्कर 1 का स्टैंप, जॉब वर्कर 2 रिटर्न भेज रहा है, जॉब वर्कर 2 का स्टैंप, मतलब इस तरीके से रिटर्न होता जाएगा। समझ में आया? सेम डिलीवरी चालान वुड बी यूज्ड फॉर एंटायर मूवमेंट एंड रिटर्न प्रोवाइडेड क्वांटिटी इज सेम। जैसे ही क्वांटिटी चेंज हो जाएगा नया डिलीवरी चालान लगेगा। क्लियर है क्या? अभी ये वाला लाइन रीड करते हैं। इफ द गुड्स आर सेंट इन पीसमिल, पीसमिल मतलब हाँ थोड़े थोड़े, मतलब कि 50 इसको भेजा, 10 किसी और को भेजा, ऐसा भेजा, बाय जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर और टू प्रिंसिपल, द चालान इशूड ओरिजिनली कैन नॉट बी एंडोर्स्ड, फ्रेश चालान इज रिक्वायर्ड। समझ गया? क्वांटिटी सेम रहेगा तो सेम चालान, क्वांटिटी अलग रहेगा तो नया चालान, दैट्स इट। ओके, हो गया जॉब वर्किंग। ओके, सब वही लिखा है, सबका सब वही लिखा है। ओके, जॉब वर्कर जॉब वर्किंग चार्जेस जो चार्ज करेगा उसके लिए जॉब वर्कर को क्या देना पड़ेगा? टैक्स इनवॉइस। समझा सबको? तो जॉब वर्किंग कंप्लीट हो गया। कल हम लोग मिसलिनियस प्रोविजंस कर लेंगे। इतना ही है जॉब वर्किंग। ओके, क्या डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा, क्या टाइम लिमिट है वापस लाने का, एक्सटेंशन क्या है, स्क्रैप के ऊपर कौन जीएसटी भरेगा, जॉब वर्किंग का मीनिंग क्या है, दैट्स इट।